हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम सीड यानी कि बीज के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सीड एक परिपक्व यानी कि मैच्योर, इंटीगुमेंटेड यानी कि अध्यावरण युक्त मेगास्पोरेंजियम है, क्योंकि ओव्यूल का यानी कि बीजांड का जो दूसरा नाम होता है वो मेगास्पोरेंजियम होता है। तो इसलिए टेक्निकली 3 वर्ड्स की डेफिनेशन क्या है कि सीड एक परिपक्व इंटीगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन के बाद 4 प्रमुख परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 बीजांड यानी कि ओव्यूल, सीड यानी कि बीज में परिवर्तित हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। दूसरा, जो बीज के ऊपर कवरिंग होती है वो सीड कोट कहलाती है। तो जो इंटीगुमेंटेड यानी कि जो अध्यावरण होते हैं, यानी कि जो बीजांड के ऊपर जो कवरिंग होती है अध्यावरण, वो सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि बीज चोल में। और जो तीसरा है ओवरी यानी कि अंडाशय, वो फ्रूट में यानी कि फल में परिपक्व हो जाता है। और चौथा, ओवरी की जो वाल है, ओवरी की जो भित्ति है, वो फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प में परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। तो 4 प्रमुख चेंजेस होते हैं निषेचन के बाद कि बीजांड सीड यानी कि बीज में परिपक्व हो जाते हैं। अध्यावरण जो है बीजांड के यानी कि जो कवरिंग होती है उसकी इंटेगुमेंट बोलते हैं, वो अध्यावरण सीड कोट यानी कि बीज चोल में परिवर्तित हो जाते हैं। ओवरी यानी कि अंडाशय, फल यानी कि फ्रूट में परिपक्व हो जाता है। और ओवरी वाल यानी कि जो अंडाशय की भित्ति है वो फल भित्ति यानी कि फ्रूट वाल यानी कि पेरिकार्प में मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। अब तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इसी से निकाली जाती है कि जो परिपक्व इंटीगुमेंटेड यानी कि अध्यावरण युक्त मेगास्पोरेंजियम होता है उसे हम सीड कहते हैं। सीड के अंदर बेसिकली 3 संरचनाएं उपस्थित होती है। बीज चोल यानी कि बीज आवरण, सीड कोट, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, और तीसरा एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन निकल कर आती है क्या कि परिपक्व निषेचित बीजांड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद घटना घट रही है। हमने भी कहा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो बीजांड है वो काय में परिवर्तित हो जाता है, सीड में। तो परिपक्व निषेचित बीजांड जिसमें नवोद्भिद पादप यानी कि जो नया पादप है, जो नया प्लांट बनाएगा, यानी कि भ्रूण जो होता है, प्रसुप्त अवस्था यानी कि डोरमेंट स्टेज में पाया जाता है। तो सारी बातें हो गई इसमें कि निषेचित बीजांड भी है जिसमें भ्रूण पाया जाता है, जो डोरमेंट स्टेज यानी कि प्रसुप्त अवस्था में पाया जाता है। तीसरी डेफिनेशन क्या है कि बीजांड के निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली विशिष्ट संरचना जिसमें भ्रूण अध्यावरणों से सुरक्षित रहता है क्या कहलाती है? बीज कहलाती है, यानी कि सीड कहलाती है। तो परिपक्व इंटीगुमेंटेड यानी कि अध्यावरण युक्त मेगास्पोरेंजियम बीज कहलाता है, सीड कहलाता है। या परिपक्व निषेचित बीजांड जिसमें नवोद्भिद पादप यानी कि भ्रूण प्रसुप्त अवस्था डोरमेंट स्टेज में पाया जाता है, वो बीज कहलाता है। बीजांड के निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली विशिष्ट संरचना जिसमें भ्रूण अध्यावरणों से सुरक्षित रहता है, बीज कहलाती है। बीज की जो संरचना है उसमें बेसिकली 3 संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं। एक बीज चोल या बीज आवरण, सीड कोट, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो और भ्रूणपोष। जो एक कंप्लीट भ्रूण होता है उस पर कवरिंग पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? अध्यावरण जो है वो इंटेगुमेंट कन्वर्ट हो जाते हैं सीड कोट में यानी कि बीज चोल और बीज आवरण में। जो बीज चोल है ये सीड कोट हो गया बाहर इस पर। इसके अलावा बीज चोल की सतह पर एक छोटा सा चिन्ह होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? नाभिका या हिलम बोलते हैं। तो नाभिका या हिलम हो गया, और उसके
नीचे की तरफ एक छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से वाटर अंदर जाता है और रेडिकल बाहर आता है। हिलम ओव्यूल का एक साइन था, वो एज इट इज बरकरार था, माइक्रोपाइल भी एज इट इज बरकरार रहता है। अब जो इसकी बीज आवरण है वो अध्यावरण यानी कि इंटीगुमेंट से विकसित होती है। सामान्यतः सीड कोट यानी कि बीज चोल जो इंटीगुमेंट से यानी कि अध्यावरण से विकसित होती है, उसमें दो लेयर्स होती हैं, बाहर वाली टेस्टा बाह्य परत और आंतरिक टैगमेन यानी कि आंतरिक परत। नॉर्मली जो सीड्स होते हैं, जो बीजांड होते हैं, उनमें दो अध्यावरण पाए जाते हैं जिन्हें बाइटैगमिक ओव्यूल बोलते हैं। लेकिन कभी कभी किसी पादपों में एक अध्यावरण पाया जाता है यानी कि मोनोटैगमिक ओव्यूल होते हैं। तो वहां पर जहां मोनोटैगमिक ओव्यूल होते हैं, जहां एक ही इंटेगुमेंट होता है, एक ही आवरण होता है, वहां पर बीज चोल में यानी कि सीड कोट में वहां एक ही लेयर उपस्थित होती है। लेकिन जो बाइटैगमिक ओव्यूल होते हैं यानी कि दो इंटेगुमेंट, दो अध्यावरण वाले जो बीजांड होते हैं, उनसे जब बीज डेवलप होता है तो उनकी सीड कोट में, बीज चोल में दो लेयर होती है, बाहर वाली टेस्टा और अंदर वाली टैगमेन। तो बाहर वाली टेस्टा यानी कि बाह्य परत जो होती है वो रंगीन एवं कठोर होती है, जबकि आंतरिक टैगमेन यानी कि आंतरिक परत जो परत होती है वो झिल्ली नुमा होती है, मेम्ब्रेन लाइक पतली होती है। कैरियोप्सिस फलों में, कैरियोप्सिस कौन से होते हैं? फैमिली ग्रामिनेई और पायोसी। कुल जो पोएसी है या ग्रामिनेई कुल है, इसमें गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना आदि, बांस आदि आते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप की फैमिली है क्योंकि इसका जो सबसे महत्वपूर्ण यूज़ है वो है हमारे खाने का जो मैक्सिमम पोर्शन आता है वो इसी फैमिली से आता है। गेहूं, चावल, मक्का और चीनी के लिए, शुगर के लिए जो गन्ना होता है, वो सब इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर फैमिली ग्रामिनेई और पोएसी के अंदर जो फल बनता है, वो फल जो होता है वो कैरियोप्सिस कहलाता है। इंपॉर्टेंट होता है ये। कैरियोप्सिस फल जो होता है उसमें होता क्या है कि जो बीज आवरण है और फल भित्ति है वो आपस में फ्यूज्ड हो जाती है, आपस में मिक्स हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पर इस फ्रूट को ना फ्रूट कहते, ना सीड कहते, ना सीड को सीड कहते, ना फ्रूट, हम क्या कहते हैं, ग्रेन कहते हैं। तो जो सीरियल्स होते हैं यानी कि इस फैमिली ग्रामिनेई के मेंबर्स, वहाँ पर हम उनको क्या बोलते हैं, ग्रेन्स कहते हैं। और फ्रूट क्या होता है, वो कैरियोप्सिस होता है। कैरियोप्सिस में बीज आवरण और फल भित्ति आपस में फ्यूज हो जाती है। दूसरी स्ट्रक्चर जो होती है वो भ्रूण होती है। वो लघु फ्यूचर प्लांट होता है जो आगे जाकर पादप बनाएगा। और भ्रूणपोष एंडोस्पर्म सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का पोषक ऊतक होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके लिए इसमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, संचित भोजन उपस्थित होता है, जो आगे जाकर विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण यानी कि न्यूट्रिशन प्रदान करता है। अब जो एक भ्रूण होता है, उस भ्रूण के अंदर सामान्यतः दो संरचनाएं उपस्थित होती हैं। एक कोटिलिडन यानी कि बीजपत्र और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी कि भ्रूणीय अक्ष या बीजाक्ष, जिसे टाइगेल हम कहते हैं। जो बीजपत्र होते हैं यानी कि जो कोटिलिडन्स होते हैं, वो पहली लीव्स होती हैं या पहली लीफ होती है। एक बीजपत्री पादपों में एक ही कोटिलिडन पाया जाता है, जबकि जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनके अंदर दो बीजपत्र पाए जाते हैं। इसीलिए इनका नाम एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलिडन्स, डाइकॉट, और मोनोकोटिलिडन्स या मोनोकॉट्स होता है। जो कोटिलिडन जहां से अटैच रहते हैं, यानी कि जो ये बीजाक्ष है यानी कि टाइगेलम जो है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस एक्सिस से जहां पर कोटिलिडन अटैच रहते हैं, उस अटैच या जुड़े हुए पार्ट से ऊपर का हिस्सा एपिकोटाइल कहलाता है। क्योंकि एपी का मतलब क्या होता है, ऊपर, और हाइपो का मतलब होता है नीचे या कम। तो एपी मतलब ऊपर और हाइपो माने नीचे। तो किसके नीचे है? ये कोटिलिडन के नीचे का हिस्सा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल यानी कि बीज पत्राधर। और जो कोटिलिडन के अटैचमेंट के साइड से ऊपर का साइड होता है उसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल यानी कि कोटिलिडन से ऊपर का हिस्सा, इसे बीज पत्रोपरिक बोलते हैं। ये एक द्विबीजपत्री पादप
कि जो बीज होता है उसकी संरचना है, ये एक बीजपत्री पादप के बीज की संरचना है, तो जो एपिकोटाइल का ऊपरी टिप होता है उसे हम प्लम्यूल यानी कि प्रांकुर कहते हैं, जबकि हाइपोकोटाइल का जो टिप होता है उसको रेडिकल या मूलांकुर कहते हैं। यहाँ पर विभज्योतक ऊतक उपस्थित होते हैं यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है यहाँ पर, शूट एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक उपस्थित होता है। यहां पर रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है जिसे शॉर्ट में रूट अपेक्स बोलते हैं और शूट अपेक्स बोलते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक होते हैं और यहां पर रूट अपेक्स उपस्थित होता है यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक। तो जड़ शीर्षस्थ विभज्योतक और तना शीर्षस्थ विभज्योतक कहलाते हैं ये। और यहां से रेडिकल से रूट डेवलप होती हैं, रे से रूट, रे से रेडिकल, यानी कि यहां से जड़ें विकसित होती हैं और वो रूट कैसी कहलाती है? टैप रूट। जो रूट रेडिकल से विकसित होती है वो टैप रूट कहलाती है। और अगर रूट पादप के किसी अन्य भाग से विकसित होती है यानी कि रेडिकल को छोड़कर किसी भी भाग से विकसित होती है, तब हम उन रूट्स को बोलते हैं अपस्थानिक जड़ें यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स, और टैप रूट को बोलते हैं मूसला जड़ें। प्लम्यूल जो होता है वो आगे जाकर शूट बनाता है। शूट यानी कि शूट का मतलब, प्ररोह का मतलब क्या होता है कि स्टेम यानी कि तना और शाखाएं और पत्तियां और अन्य संरचनाएं जो स्टेम पर, तने पर उपस्थित होती है, उन सबको हम सामूहिक रूप से शूट या प्ररोह बोलते हैं। तो बेसिकली प्लम्यूल यानी कि प्रांकुर आगे जाकर स्टेम बनाता है, तना बनाता है यानी कि शूट बनाता है, और रेडिकल आगे जाकर रूट बनाती है। तो द्विबीजपत्री जो तना है जो बीज है उसकी स्ट्रक्चर में जो एम्ब्रियो होता है, अब इसके ऊपर जो कवरिंग होगी सीड कोट होगी, एंडोस्पर्म साथ होगा, और जो अंदर जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में एक अक्ष होता है जिसे हम टाइगेलम बोलते हैं। और टाइगेलम में 2 कोटिलेडन लगे होते हैं या एक कोटिलेडन लगा होता है। अगर एक बीजपत्री है तो एक कोटिलेडन होगा, एक बीजपत्र होगा, और अगर द्विबीजपत्री है तो उसमें 2 कोटिलेडन होंगे। कोटिलेडन जहां पर बीजपत्र जहां से अटैच रहते हैं अक्ष से, टाइगेलम से, उस टच पॉइंट से यानी कि उसके अटैचमेंट पॉइंट से ऊपर का जो हिस्सा होता है अक्ष का वो एपिकोटाइल यानी कि बीजपत्रोपरिक कहलाता है, और जबकि उनके अटैचमेंट के नीचे का हिस्सा हाइपोकोटाइल यानी कि बीजपत्राधर कहलाता है। और जो एपिकोटाइल है उसका जो टिप होता है उसके अंदर शूट एपिकल मेरिस्टेम यानी कि शूट अपेक्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम प्लम्यूल बोलते हैं, जो आगे जाकर शूट बनाएगा, प्ररोह बनाएगा। जबकि हाइपोकोटाइल की टिप के पास रूट एपिकल मेरिस्टेम यानी कि रूट अपेक्स होते हैं, शीर्षस्थ जड़ शीर्षस्थ विभज्योतक होते हैं, और ये रेडिकल कहलाते हैं, मूलांकुर कहलाता है। और रेडिकल और मूलांकुर से रूट, रे से रेडिकल रूट्स का विकास होता है, और वो टैप रूट यानी कि मूसला जड़ें कहलाती हैं। और जो जड़ें इस रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से डेवलप होती है, चाहे वो स्टेम से डेवलप हो रही हो या किसी भी पार्ट से डेवलप हो रही, तब उन्हें हम अपस्थानिक जड़ें यानी कि एडवेंटिशियस रूट्स कहलाती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर थी डाइकॉट यानी कि द्विबीजपत्री भ्रूण की थी। अब हम जो मोनोकॉट यानी कि एक बीजपत्री भ्रूण की जो संरचना है या जो बीज की संरचना है हम वो पढ़ते हैं। जैसी संरचना द्विबीजपत्री पादप के भ्रूण की होती है, लगभग वही संरचना एक बीजपत्री पादप के भ्रूण की होती है, बस थोड़े से डिफरेंस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण होता है उसमें 2 कोटिलेडन पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर एक ही कोटिलेडन होता है और वो लार्ज शील्ड शेप्ड होता है। जैसे शील्ड होती है उस शेप, ऐसा बड़ा शील्ड शेप होता है, इसे हम स्कुटलम बोलते हैं यानी कि वरुथिका बोलते हैं। इसका जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है उसमें भी रेडिकल और प्लम्यूल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो
रेडिकल है उसके ऊपर भी एक सुरक्षात्मक कवरिंग प्रेजेंट होती है और प्लम्यूल के ऊपर भी एक सुरक्षात्मक कवरिंग उपस्थित होती है। जो रेडिकल के ऊपर सुरक्षात्मक कवरिंग होती है हम उसे बोलते हैं कोलियोराइजा। राइजा वर्ड रूट के लिए लगाते हैं, तो कोलियोराइजा यानी कि मूलांकुर का चोल, चोल मतलब कवरिंग के लिए लगा रहे हैं, और जो प्लम्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसे हम बोलते हैं कैलियोप्टाइल, ये प्लम्यूल होता है। तो प्लम्यूल के ऊपर जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं कैलियोप्टाइल यानी कि प्रांकुर चोल, और जो कवरिंग रेडिकल पर है, मूलांकुर पर है, वो मूलांकुर चोल कहलाती है। लेकिन इनमें प्लम्यूल के और रेडिकल के ऊपर कवरिंग एब्सेंट होती है। साथ ही साथ मोनोकॉट्स में जो एक एल्यूरोन प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होती है जो डाइकॉट में एब्सेंट होती है। ये बेसिकली 3-4 डिफरेंस होते हैं कि इसमें 2 बीज पत्र होते हैं, इसमें 1 बीज पत्र होता है, इसमें एल्यूरोन लेयर होती है, इसमें एल्यूरोन लेयर नहीं होती है, इसमें कैलियोप्टाइल प्रेजेंट होता है, इसमें कैलियोप्टाइल एब्सेंट होता है, इसमें कोलियोराइजा प्रेजेंट होता है, इसमें कोलियोराइजा एब्सेंट होता है। बेसिकली 4 डिफरेंस होते हैं। अब बीजों के प्रकार आते हैं। बीज बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। अब जब भ्रूण का विकास चल रहा होता है तो भ्रूण को विकास को देने के लिए या भ्रूण को विकास करने के लिए, उसको पोषण प्रदान करने के लिए बीज में भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, जो सबसे प्रमुख प्रकार का पोषक ऊतक होता है जिसके अंदर संचित भोजन रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है, जो विकसित हो रहे भ्रूण को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्रदान करता है। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें परिपक्व होने पर, जब सीड्स परिपक्व होते हैं उस समय एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, और जो एंडोस्पर्मिक जो टिश्यूज होते हैं वो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। और जो ये अवशोषित टिश्यूज होते हैं वो जो उसके जो मटेरियल होते हैं वो कोटिलिडन में जाकर स्टोर हो जाते हैं, बीज पत्र में जाकर स्टोर हो जाते हैं। और इसीलिए चूंकि इनमें परिपक्व सीड्स में एंडोस्पर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि परिपक्व होते समय जो बीज पत्र है, कोटिलिडन है, उसके अंदर जो एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, उसके जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज हैं, उसके पोषक तत्व हैं, पोषक सब्सटेंसेज हैं, वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं किसके अंदर? बीज पत्र के अंदर, कोटिलिडन के अंदर। इसका मतलब जब बीज मैच्योर होगा तो उसमें जो भोज्य पदार्थ प्रेजेंट होंगे वो कोटिलिडन में होंगे, ना कि एंडोस्पर्म में, क्योंकि एंडोस्पर्म के भोज्य पदार्थ किसमें अवशोषित कर लिए गए हैं? बीज पत्र में यानी कि कोटिलिडन में। तो इसीलिए इनको अभ्रूणपोषी यानी कि अ माने अनुपस्थित, क्या अनुपस्थित? भ्रूणपोष अनुपस्थित। कब? परिपक्व अवस्था में, यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस सीड। एग्जाम्पल इसका चना, मटर, खीरा, इमली द्विबीजपत्री पादप है। मनी प्लांट, जिमीकंद, वेलिस्नेरिया, अलिस्मा एक बीजपत्री पादप है, जिनमें अभ्रूणपोषी यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक टाइप का बीज पाए जाते हैं। भ्रूणपोषी बीज में इनमें जो सीड्स ऐसे सीड्स होते हैं जिनमें परिपक्व अवस्था में भी एंडोस्पर्म बरकरार रहता है, यानी कि इनमें भोज्य पदार्थ अब भी एंडोस्पर्म में सुरक्षित रहते हैं, स्टोर रहते हैं, संचित रहते हैं। और सीड्स के परिपक्व होने पर एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष उपस्थित होता है। और सीड्स जो होते हैं जर्मिनेशन के दौरान, अंकुरण के दौरान इन भोज्य पदार्थों को यूज करता है। चूंकि इन बीजों में परिपक्व अवस्था में भी एंडोस्पर्म बरकरार रहता है, एंडोस्पर्म का जो भोज्य पदार्थ है वो कोटिलिडन में एब्जॉर्ब नहीं होता है, इसलिए इन सीड्स को बोलते हैं भ्रूणपोषी बीज यानी कि एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड्स। और एंडोस्पर्मिक सीड्स के जो एग्जाम्पल है वो कैस्टर, पपीता, कपास, डाइकॉट, गेहूं, चावल, मक्का, नारियल, मोनोकॉट्स। अब कभी कभी कुछ प्लांट्स में जो न्यूसिलस होता है वो अनयूज्ड रह जाता है, बरकरार रह जाता है, और वो एक थिन लेयर के रूप में बरकरार रह जाता है, और वो एक पोषक ऊतक की तरह काम करता है, और हम उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म बोलते हैं। और ये यूजुअली एंडोस्पर्म द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है और पोषण में सहायता करता है। ब्लैक पेपर में
पाया जाता है और कुछ अन्य प्लांट्स में पाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। अब जो सीड है, उस सीड के हम एडवांटेजेस या कार्य पढ़ेंगे, फ़ायदा पढ़ेंगे। जो सीड्स होते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर के बेस होते हैं। एग्रीकल्चर के बेस कैसे हैं कि जो हम ज़्यादातर अपनी फसलों को ग्रो कराते हैं वो सीड्स के रूप में ग्रो कराते हैं और सीड्स से ही हम नई फसलें पैदा करते हैं। तो सीड हमारे एग्रीकल्चर का यानी कि खेती का मुख्य बिंदु है, स्रोत है। दूसरा, सीड्स जो होता है उनमें जो नया प्लांट डेवलप करने की क्षमता होती है और उसके लिए उनमें फूड प्रेजेंट होता है और वो डेवलपिंग प्लांट को, विकसित हो रहे पादप को तब तक पोषण, न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं जब तक वो स्वयं अपना पोषण करने लायक, अपना खाना बनाने लायक न हो जाए। तीसरा, सीड्स जो है उनके अंदर ऐसी मैकेनिज्म पाई जाती है जिससे उनका डिस्पर्सल यानी कि वितरण आसान हो जाता है, जिससे दो फायदे होते हैं कि ओवर क्राउडिंग बच जाती है, जिससे बहुत एक कम जगह पर बहुत सारे प्लांट्स डेवलप नहीं होते, प्लस दूसरा, सभी जो जगह है उन पर बीजों का वितरण हो जाने से जो स्पीशीज की जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। अगर एक जगह के प्लांट्स खत्म भी हो जाते हैं तो दूसरी जगह के जो प्लांट्स होते हैं वो बरकरार रहते हैं, क्योंकि डिस्पर्सल से अलग अलग जगह प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। सीड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के उत्पाद होते हैं, इसीलिए लैंगिक जनन में विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है, जेनेटिक नए रिकॉम्बिनेशंस प्राप्त होते हैं, जिससे प्लांट नई इन्वायरमेंटल कंडीशन में या प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को बेहतर एडजस्ट कर पाता है, अपने आप को बेहतर वहाँ पर व्यवस्थित कर पाता है। इसके बाद अनेक पल्स सीड्स जैसे पल्सेस हैं, जैसे वीट, राइस, मेज, बार्ले हैं, गेहूँ, चना, मक्का, गेहूँ, मक्का आदि, ये सभी ह्यूमंस यानी कि मनुष्य द्वारा यूज़ किया जाता है। और हमारे भोज्य पदार्थों का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो पादपों से आता है। जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं, वो उनका अधिकांश जो खाना होता है वो गेहूं और चावल टाइप की चीज़ें होती है, इसलिए वो सीड्स के रूप में स्टोर किए जाते हैं। सीड्स ही हमें भोजन प्रदान कराती हैं। सीड्स बहुत लंबे समय तक स्टोर किया जाता है। गेहूं को भी हम कई साल तक स्टोर कर सकते हैं, चावल को हम कई साल तक स्टोर कर सकते हैं, मक्का को कई साल तक स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो सरसों है और अन्य सीड्स, हम उनको कई साल से स्टोर कर सकते हैं और इनको हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। जो वायबिलिटी होती है उनकी वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग होती है। जो सबसे ज़्यादा वायबल सीड्स जो होते हैं वो आर्कटिक टुंड्रा से प्राप्त ल्यूपिनस पादप के हैं, जिनकी 10,000 साल के बाद भी डोरमेंसी मतलब जो वायबिलिटी बरकरार रहती है। और डेट पाम यानी खजूर जो है, फेनिक्स डैक्टाइलिफेरा, उसकी जो वायबिलिटी होती है वो भी 2000 साल होती है। 2000 साल पुराने जो सीड्स होते हैं वो भी जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर नए पादप का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।